कि आप किसी बैंक में फिजिकली जाके पैसा जमा करा के और वापस आने में जितना समय बर्बाद करते हैं, आप अपने घर बैठे उतने समय को बचाकर अपना कोई और काम उस समय में किया जा सकता है। उससे बचने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स है वो सीखनी पड़ती है, एंड दोज स्कीम्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट पोर्टल्स। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ एजेंसी जैसी हैं जो आपको लगातार दे आर अप्रोचिंग यू, दे आर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक पीपल लिटरेट इन फाइनेंशियल फील्ड। ये आपको ज़रूरी होता है। तीसरा जो एक इंटरनेट का जो कंपोनेंट है, और इंटरनेट जो जिस तरह से आज रोल अदा कर रहा है आपका, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिना इंटरनेट के भी काम कर जाती है, कुछ ऐसी है जो इंटरनेट के साथ काम करती हैं। वो आपको समझना ज़रूरी है कि ये मेरा ट्रांजैक्शन कौन सा बिना इंटरनेट के हो सकता है, कौन सा इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। तीसरी बात, आपको जो इंटरेस्ट और लोन का मैंने जो शुरू में बताया था, उसका कंपोनेंट को समझना बहुत आवश्यक है। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है जब भी, क्योंकि आज मिडिल क्लास की जो ज़िंदगी है, इवन हायर क्लास की भी, वो लोन्स पे चल रही है। अब जब लोन्स पे आप जाएंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर इफ़ यू आर रियली फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन, or if you want to become a financially literate person in terms of taking loan from any bank or any agency, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि what is the rate of interest of that institution or bank or financial agency from where I am borrowing money. दूसरा, आपका इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। जो लोग हमारे विद्यार्थी हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 10th क्लास तक, उनको ये बिल्कुल सिंपली पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। और बैंक, जितने भी बैंक लोन्स देते हैं, आपको ये पता होना बहुत आवश्यक है कि वो पहले अपना इंटरेस्ट रिकवर करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में जाता है, या पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट में जोड़ के और उसको वो रिकवर करते रहते हैं। और अगर आपको लगता है, एक जो आपको जहाँ लिटरेट होने की ज़रूरत है इस फील्ड में, वो ये है, इफ़ यू रियली फील दैट आई हैव टू पे सम प्रिंसिपल अमाउंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरेस्ट, तो आप स्पेशली बैंक के पास जाएंगे। और अगर बैंक के पास नहीं जाते हैं और आपने कुछ सॉफ्ट अमाउंट ट्रांसफ़र किया है अपने लोन अकाउंट में, आपको बैंक को लिखना पड़ता है, यू हैव टू टेल योर बैंक दैट दिस शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, तब जाके बैंक वो रिड्यूस करेगा, अदरवाइज वो रिड्यूस नहीं करता है। और इस तरह के केसेस आते रहते हैं बहुत सारे। आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग certain amount of money, you feel that बैंक विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस इट फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपके मूलधन में से जितना पैसा आपने उधार लिया बैंक में, उसमें से बैंक नहीं काटेगा वो, और वो एक तरफ पड़ा रहेगा, कुछ दिन आपके इंस्टॉलमेंट रोक दी जाएगी। बेटर ये है, यू राइट एन ईमेल टू योर बैंक और लोन अकाउंट जहाँ भी आपका उस बैंक को, दैट दिस अमाउंट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम माय प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका इंस्टॉलमेंट या तो कम होगा, या इंस्टॉलमेंट जितने दिनों तक चलना था उससे कम दिनों तक चलेगा, उसका नंबर कम हो जाएगा। अगर सेम आपका अमाउंट रहता है तो आपके मान लिया 30 इंस्टॉलमेंट्स जाना था, तो जितना भी आप देंगे उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट्स घट जाएगी, 25 होगी या 20 होगी, जितना भी आप अमाउंट पे करेंगे। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी लिटरेट दैट माई amount which I have transferred to my bank should be reduced from the principal amount। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखना होता है, रिस्क फैक्टर क्या है। आपने लोन ले लिया या आपने मनी इन्वेस्ट कर दिया, रिस्क फैक्टर दोनों जगह हैं। जब आप खर्चा करेंगे, खर्चा आप किसी भी तरह से करें, उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये बहुत अच्छी तरह से एक मुहिम चला रखी है कि रिस्क फैक्टर को हम कैसे कम करें। हमारा जो लिटरेसी रेट है, अभी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं लिटरेसी बोलूँ तो इसका मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी है। द फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इज़ नॉट एज हाई एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। सो this financial literacy rate is not enough to save our customers, to save common man from being victimized, because there are certain financial agencies which are providing loan at very high interest rate. Number two, there are certain risk factors. Suppose आपने लोन लिया है एंड
आज आपने दो तरह का आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग को कुछ एजेंसीज अपनी मर्जी से चेंज करती रहती है, and because sometimes you read in newspapers and listen to the news on television set that government has increased the repo rate, now installment will be increased. ये एक ऐसी स्थिति है जब आप समझ नहीं पा रहे हैं अगर ये है क्या. Now look at your conditions, what conditions you have signed, because generally when you sign the conditions you don't read them, you have to read everything carefully. आपको बार बार जब भी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं तो मैं ऐड जो बनाने वाली एजेंसीज है उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि उसमें जो लाइन एक बहुत तेज़ी से बोल दी जाती है कि कंडीशन अप्लाई, आप बाकी के लिए गाइडलाइंस पढ़िए, उसको बिल्कुल क्लियरली बोला जाना चाहिए. एंड इफ़ यू आर गोइंग अप्रोचिंग एन एजेंसी to get loan or to borrow money, you have to read those conditions carefully and you have to bargain whether you are going for floating conditions or fixed conditions. बैंक कई बार ये एजेंसीज आपको बोलेगी हमारे पास तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, whether floating और fixed. आप वहाँ पर बार्गेन करिए बिकॉज आपको मनी बोरो करना है एंड आपको रीपे करना है विद इंटरेस्ट. तो आपको बार्गेन करना है कि मुझे तो इस कंडीशन पे चाहिए, आप दे रहे हैं या, और आई शुड अप्रोच दी other agencies. Sometimes you are under pressure and you are so compelled to borrow money from one particular agency. उस केस में भी आप बार्गेन करिए, बोरो करिए मनी ज़रूर वहाँ से, बट बार्गेन करिए, इंटरेस्ट रेट पे बार्गेन करिए. इफ़ कंडीशंस आर नॉट इन योर हैंड कि भाई आप फ्लोटिंग या उसको चुन सके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बार्गेन करके और आप पीरियड पे बार्गेन कर सकते हैं. मुझे इतने पीरियड का चाहिए. सपोज आपके पास यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू रीपे द लोन इन 2 years और 3 years, देन यू कैन गो फॉर 5 years. ये लिटरेसी आपको बहुत ज़रूरी है. आपको इन रिस्क फैक्टर्स का एक तो लोन लेते समय देखना है. नंबर 2, जब आप इन्वेस्ट करते हैं मनी को, और ड्यूरिंग योर इन्वेस्टमेंट आपको 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं. व्हाट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आए हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इवन जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, डीडी पे भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में आता रहता है. यू हैव टू look at the reputation, prospects, future of the particular agency where you are investing money. वो रिस्क फैक्टर आपने अगर नहीं देखा है तो यू आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट. इन्वेस्टमेंट करने से पहले यू हैव टू थिंक दैट योर मनी हैज़ बीन अर्न थ्रू very difficult means. Okay, you have worked hard and you have really worked hard. You earned, first you learnt a skill, then through that skill you earned money. Okay, and there is a lot of labor involved, a lot of mental labor, physical labor. After that, if you are going to invest a part of your earning, this risk factor should be taken into account. मेरा 5 साल में कितना मनी हो जाएगा. सपोज somebody is giving you simple interest, okay, then calculate it, find out a difference between simple and compound interest, कि इतना मेरा simple interest से 5 साल में बनता है, इतना compound से बनता है. Now look at the options कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है, मुझे शेयर्स में डालना है. There are multiple options available for you and those options you have to access and you have to read them carefully before you invest. That's a sort of financial literacy that can say these are the risk factors. Third, अगर आपका कंपनी डूबता है, सत्यम के केस में हुआ था, सबने देखा कि सत्यम जब डूबा तो बहुत लोगों का पैसा डूबा. कुछ बैंक घोषणा कर देते कि हम बैंकरप्ट हो गए. वहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका फिक्स होता है, उतना दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका बाकी पैसा डूब गया. Look at the future of the agency where you are putting your money in. If you are not making a sane decision, you will be a loser and you will not be able to calculate the risk factor. So आपका जो रिटर्न और जो आपका रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप है कि इतना मेरा रिस्क है, इतना मुझे रिटर्न मिलेगा, and this much amount I am going to invest, and after certain period of time this much amount I will be getting. Look at the other sources, compare it and then go ahead. Next एक चीज़ है जो इन्फ्लेशन की बात आती है, जो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे. आज आपने कोई सामान ख़रीदा है,
when this is basically about purchasing from the market. Inflation is related to purchasing, and of course sometimes loans also, because when the repo rate is increased, then your installment is automatically affected. So and it is when it is decreased, of course it is again affected. So डिक्रीज भी करते हैं, बट वहाँ आपको देखना है कि रेपो रेट इज़ डिक्रीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका वो लोन का अमाउंट कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको देखना होता है. जब जब आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और परचेजिंग की, देन यू हैव टू लुक एट थ्री थिंग्स: करंट वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, availability of a product, and the value of the product after 2 years. Sometimes you buy a product which can be replaced, sometimes you buy a product which can be consumed, and sometimes you buy a product which is not fully consumed but which is scrapped. आपको तीनों में इन्फ्लेशन का देखना है. जब आप खरीद रहे हैं तो क्या मुझे 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हो सकता है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो या इसका सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए, और ये एस्टीमेट आपको करना है कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले. कौन सी चीज़ मार्केट में कब ज़्यादा होती है, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दैट अवेलेबिलिटी यू हैव टू डिसाइड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ परचेज़. कई बार ये होता है कि इमरजेंसी में हमें कभी भी कहीं भी ख़रीदना होता है, देन कंपेयर डिफरेंट ब्रांड्स. वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी आपको वहाँ पर अगर ये पता चल गया कि सेम ब्रांड इज़ अवेलेबल विद लोअर प्राइसेस, यू विल बी एबल टू कम्पीट विद द वर्ल्ड. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन केस ऑफ मेडिसिन्स. आपको जेनरिक मेडिसिन्स प्रोवाइड करा के, जितने हमारे ऐसे औषधि केंद्र खोले भारत सरकार ने जिनमें आपकी सेम मेडिसिन विद सेम सॉल्ट इज़ अवेलेबल एट मच लोअर कॉस्ट, एंड दैट्स ए बून टू द पुअर पॉपुलेशन. तो अगर वास्तव में आपको अपनी आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च आजकल जो हो रहा है वो बीमारियों में हो रहा है, उन बीमारियों में अगर आपने ये पता लगा लिया कि हमें किसी ऐसे औषधि केंद्र से जेनरिक दवाइयाँ लोअर रेट पे मिल रही है, तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट अपना बचा सकते हैं, और जो महंगाई की मार जो आप पे पड़ती है उससे बच सकते हैं. तो इन्फ्लेशन की मार से बचने के लिए आपको प्राइसेस, कंडीशन, सप्लाई, उसका कंजम्पशन, उसका एग्जैक्ट वैल्यू, उसका फ्यूचर कॉस्ट, उसका रीसेल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें अंदाजे लगा के उन पे बात करके, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू जज एवरीथिंग, देन यू हैव टू टॉक टू द एक्सपर्ट्स ऑल्सो. टॉक टू द एक्सपर्ट्स, देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स, और लिसन टू एनी प्रोग्राम. जैसे आज ये प्रोग्राम है, ये बहुत सालों तक इग्नू के ज्ञान दर्शन पे पड़ा रहेगा. हमारे ज्ञान दर्शन का जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे रहेगा, उसको आप देख के, एंड समटाइम्स यू कैन डिसाइड दैट दीज आर द थिंग्स विच आई शुड टेक इनटू अकाउंट. नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है, जो आपको हमें क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, उसमें टू मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर इनकम, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़. कि ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, ये तो जिम्मेवारियाँ मेरी हैं, इसमें इतना खर्च होगा, मेरा ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है. इन सब के बारे में आप जब डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए. और बेसिक, दिस डजंट रिक्वायर एनी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इट नीड्स ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एंड दैट बेसिक नॉलेज विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट है टू कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और आपकी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और होनी चाहिए, ये इसके लिए आपको लिटरेसी चाहिए. एंड टू सेव द बोरोवर्स टू बिकम विक्टिम ऑफ प्रीडेटरी लोन्स, जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था लोन्स की. एंड आपको सब प्राइम मॉर्गेजेस जो आप कोई चीज़ गिरवी रख के लेते हैं, उनसे भी आपको बहुत सारे फ्रॉड से, बहुत सारे हाई इंटरेस्ट रेट, इन सब से आपको ये चीज़ें बचा देती हैं, जो हम आज उसमें देखते हैं. अब नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, और हमें क्यों इस पर ध्यान देना चाहिए बार बार. हम क्यों उस चीज़ को सोचें कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत सारी अपने घर बैठे ही सीख लेंगे, या हमें बिना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आ जाएगी. तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए आपको क्या क्या
देर आर सर्टेन थिंग्स जो रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, उनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट आपको दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, ये उन लोगों के लिए है खासकर जो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। आप डे टू डे जो